हेलो दोस्तों, कहानियों का दौर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे लेखिका लता अग्रवाल जी की कहानी सिंदूर का सुख। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पूरे 2 साल बाद आज बामुश्किल वक्त निकाल पाई हूँ मैके जाने का। फ़ोन पर बार बार माँ की शिकायत ने विवश कर दिया, सो घर की जिम्मेदारियां कुछ दिनों के लिए शेखर को सौंपकर शहर की आपाधापी भरे जीवन से दूर गांव की सुकून भरी हवा में कुछ दिन तसल्ली के बिताने की कामना लिए बस में बैठ गई। खिड़की से बाहर चिर परिचित इमारतें, घने पेड़ों के बीच अपने अतीत और गांव की स्मृतियों को तरोताजा करते हुए स्मृति की लहरों में गोते लगा रही थी कि जाने कब गांव की सरहद आ गई, पता ही नहीं चला। बस कंडक्टर ने आवाज़ लगाई, मैडम जी, आप लालू गांव ही उतरेंगी ना? हाँ भाई, हाँ। तो गांव आ गया है। ओह, गांव आ गया, पता ही नहीं चला। बस स्टैंड से घर कुछ ही कदम की दूरी पर था। भैया तो शहर में है, सप्ताह के अंत में ही घर आते हैं, बाकी समय नौकरी। बचपन में मामा जब गांव आते थे तो माँ को कहते थे, दीदी तेरा गांव क्या है? 4 गली, 1 नाका, गांव का मुंह बाका, जहाँ से भी जाओ एक ही जगह पहुँचता है इंसान। गांवों की यही तो सुविधा है, वरना शहर तो समझो आधी उम्र ही सफ़र में कट जाती है। घर भी बस स्टैंड के पास ही था, सो मैं उतरकर सवता ही घर की ओर चल दी। आज भी गांव में रिक्शा जैसी कोई सुविधा नहीं। शायद यहाँ लोग अपने पैरों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, इसलिए दुल्ली काकी, फूलमती और रजिया चाची, रामू काका जैसे लोग इस उम्र में भी चुस्त दुरुस्त हैं। रास्ते की चौपाल पर गांव के बुजुर्गों से दुआ सलाम करते घर का रास्ता तय कर रही थी कि कितने ही नौजवान दौड़ पड़े हाथ का सामान लेने। लाओ बुआ, हमें दे दो ये बैग, हम ले चलते हैं। यही तो संस्कार हैं हमारे गांवों के कि यहाँ प्रेम से पगे रिश्ते आज भी साझा हैं। एक एक की बुआ, गांव की बुआ। अच्छा लगा, वरना मुए एक आंटी शब्द ने सारे नारीत्व को समेट दिया। ये मैके की अनुभूति भी ना कितनी सुखद होती है, खासकर एक लड़की के लिए, वह चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव पर पहुंच जाए। मगर मैके का नाम लेते ही उसके मन में अपना बचपन करवटें लेने लगता है। माँ का स्नेह भरा स्पर्श, उनकी मान मनुहार। रास्ते में सोचती जा रही थी कि माँ दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठी होंगी, जाते ही शिकायत करेंगी, मिल गई फुर्सत अपनी गृहस्थी से, तूने तो बिटिया माँ को भुला ही दिया। और मैं झट माँ से लिपटकर उनकी सारी नाराजगी दूर कर दूंगी, उनकी गोद में सिर रखकर सारी थकान धो डालूंगी। फिर एक माँ जब सिर पर उंगली फेरते हुए अपनी बेटी के चेहरे पर सुख की रेख देखकर भी यही शिकायत करेगी, कितनी कमजोर लगने लगी हैरी, अपना भी कुछ ख्याल किया कर। चंचल दिव्या जब माँ को चिढ़ाने के लिए झट तोड़कर चश्मा देकर कहेंगी, अरे दादी जरा ठीक से देखो, बुआ दुबली नहीं उल्टे मोटी हो गई है। तो थू थू करते हुए माँ झट कहेगी, चल हट परे, नजर लगावेगी का। सच, कितनी मधुर स्मृतियाँ होती हैं ये जीवन की, जो हमें जीवन के लिए ऊर्जा प्रदान करती रहती हैं। सोच ही सोच में घर की चौखट तक आ गई, मगर यह क्या, कोई नहीं है यहाँ। तो दरवाजे पर पसरा सन्नाटा मुझे मायूस कर गया। लगा मेरे उम्मीद के घरौंदे पर किसी ने बाल्टी भर पानी उड़ेल दिया हो। भारी कदमों से अंदर पहुंची तो छोटी भतीजी दिव्या लिपट गई मुझसे, अरे बुआ आ गई आप, हम तो आपका ही इंतजार कर रहे थे। मगर दिव्या, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ किसी को भी मेरा इंतजार है। मैं अपनी कसक को छुपा नहीं पाई, कुछ नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, देखो
माँ अभी तक नहीं आई मुझसे मिलने। नजरें माँ को खोज रही थी। वो बुआ, दादी ना, कुछ कह पाती दिव्या, इससे पहले ही भाभी वहाँ आ गई। राधे राधे दीदी, कैसी हैं? आखिर इतने दिनों बाद हमारी याद आई। राधे राधे भाभी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बात भाभी से, मगर अभी भी मेरी नज़र माँ को ही खोज रही थी। आखिर उन्हीं की तड़प तो यहाँ खींच लाई थी मुझे, वरना घर की उलझनों और बच्चों के बीच कितना मुश्किल हो रहा था निकलना। भाभी समझ रही थी मेरी आकुलता। बोली, दीदी आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं नाश्ता लगाती हूँ। माँ ने आपकी पसंद के कांजी बड़े बनाए हैं। चलो, माँ को कम से कम मेरी पसंद तो याद है। मेरा गुस्सा बेकाबू हो रहा था। हम बेटियाँ आखिर माँ से ही तो अधिकार के साथ नाराज हो पाती हैं। तभी भाभी बोली, तब तक माँ भी आ जाएंगी। तब तक आप क्या, माँ घर पर नहीं हैं? कहीं बाहर गई हैं? ऐसा कौन सा ज़रूरी काम आ गया कि माँ नहीं है? वो बस आती ही होंगी। लगा भाभी कुछ छुपाने का प्रयास कर रही थी मुझसे। बुझे मन से चाय नाश्ता किया। माँ फिर भी नहीं आई। मेरा धैर्य छूट रहा था। मैंने भाभी से फिर पूछा, आखिर माँ गई कहाँ है? भाभी ने बड़े धीमे स्वर में कहा, दीदी वो दुल्ली काकी है ना? हाँ हाँ, क्या हुआ उन्हें? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत सीरियस हैं वो। मगर अभी कुछ महीनों पहले तो ठीक थी, अचानक ऐसा क्या हुआ उन्हें? कुछ होने में कसर ही क्या छोड़ी थी भगवान ने दीदी। जीवन का अकेलापन आखिर डस गया काकी को। डॉक्टर कह रहे हैं वो एक आध दिन की मेहमान है। बस उन्हें भाभी शायद कुछ कह रही थी, मगर मेरी आंखों के आगे काकी का निश्चल सांवला चेहरा नाचने लगा। तेल से लथपथ बालों को सीधा कर संवारना, चौड़े माथे पर वही 1 रुपए के सिक्के को रखकर उछाला गया बड़ा सा टीका, जिसे बिंदी कहना तौहीन होगी। मांग के बीच गहरी सिंदूर की लंबी रेखा, और उस रेखा में खोया काकी के जीवन का सुकून। मैं दुल्ली काकी के जीवन की गहराई में खो गई। कोई खून का रिश्ता नहीं था उनसे हमारा, मगर थी वो हमारी बेहद अपनी। हमेशा हंसती मुस्कुराती, सबसे प्रेम से बतियाती। बचपन से ही हमने काकी को अपनी देखभाल करते देखा है। सुबह आँख खुलते ही काकी हमारे सामने होती, कभी नहाने के लिए पानी लिए हुए, तो कभी हमारा कमरा व्यवस्थित करते हुए। जिस अपनत्व के साथ वो हमें तैयार कर स्कूल भेजती, कभी माँ को देखना ही नहीं पड़ता। हमें टिफ़िन में क्या पसंद है क्या नहीं, कभी उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मन के भाव वे माँ की तरह ही जान लेती थी। इतना नहीं, बचपन में शैतानियाँ करने पर जब माँ हाथों में छड़ी लिए हमारे पीछे दौड़ती, तो काकी सदैव माँ और हमारे बीच दीवार बने हमें बचा ले जाती। अरे बहुरिया, तू भी का बालकन के संग लग गई हो है? बालक हैं, उदम ना करिए तो का हम करिए। चल छोड़ इन्हें, रसोई में देख कितो काम पड़ो है। और पीछे से हाथ के इशारे से हमें भाग जाने को कहती। काकी का आंचल बड़ी महफूज जगह थी हमारे लिए, माँ के क्रोध से बचने के लिए। बीमारी में रातों को काकी ने हमारी जो देखभाल की है, वो हम कैसे भूल सकते हैं। आज वही काकी कुछ पल की मेहमान है, सुनकर मेरा घर पर रुकना संभव ना था। भाभी, मैं दिव्या को लेकर काकी को देखने जा रही हूँ। अब तक मेरी सारी नाराजगी दूर हो चुकी थी। मेरे कदम खुद ब खुद काकी के घर की ओर बढ़ रहे थे, किंतु मन मस्तिष्क में काकी की जिंदगी के पन्ने परत दर परत उलटते जा रहे थे। काफ़ी दिनों तक हम यही समझते रहे कि काकी हमारे परिवार का ही हिस्सा है, मगर जब रात में वो हमें घर में दिखाई नहीं देती, तो हमने माँ से पूछा था, माँ
ये काकी रात को कहाँ चली जाती है? तब माँ ने बताया कि वे अपने घर सोने जाती हैं। तो क्या ये घर उनका नहीं? नहीं बेटा, वो दीनू बाबा की बेटी हैं। वो तो बस हमारी मदद के लिए दिन में हमारे घर रहती हैं। तब भी माँ ने नौकरानी वाला कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया था और न ही काकी ने कभी परायेपन का एहसास होने दिया। वो तो समय के साथ काकी का रहस्य हमारे सामने आता चला गया। वे परित्यक्ता हैं। उनके पति को उनका सादगी भरा व्यक्तित्व पसंद नहीं आया, सो उन्होंने उन्हें अनपढ़ गंवार पत्नी का खिताब देकर छोड़ दिया। हमारी शिक्षा ने अब तक हम में तर्क वितर्क के बीज बो दिए थे। अतः हमने जब काकी से पूछा, आखिर क्यों छोड़ दिया उन्होंने आपको? और काकी, जब उन्हें तुम्हारी परवाह नहीं तो उनके नाम का यह सिंदूर क्यों? वे बड़े भोलेपन से कहती, अब का बतावे बिटिया, हम तुम्हारी तरह स्कूल तो गए नहीं, बस घर में अपनी अम्मा और काकी को देख रहे। वे रोज नहाए धोए के मुंह पे ढेर सारो तेल चुपड़ लेवे और दिया सिलाई की सीख लेके माथे में जे लंबी चौड़ी सिंदूर की लकीर खींच के माथे पे बड़ी सी गोल बिंदी लगाई के जब तैयार हैती तो हमको बहुत ही भाती। एक दिन बिटिया हम हमारे महतारी से कहें कि माई हमें लगा लें ये बिंदी और सिंदूर। तब माई कहत रही, नहीं बिटिया, ये तो शादीशुदा औरत चाथी लगावे हैं। अब धीरज धर, तेरो ब्याह है जाई है, तब तू भी लगाई करियो ये सिंदूर, लाली काजल बिंदी। अब बिटिया हम कहाँ जाने ब्याह का होता है, सो हम रोजाई माई से जिदियात रहे, मायरी हम ब्याह करा दे। कब करावेगी बता दे, हमरो सिंदूर बिंदिया लगावे को बहुत ही मन है। माई हंस के समझाउत रही, बिटिया ब्याह होई तो ये दहली छूट जेही और टेम आज देर नहीं लागत। पर बिटिया हमें तो सिंदूर की चमक इतनी भाई कि कुछ और दिखाई ही ना पारो। सिंदूर के प्रति इतना मोह कि कोई विवाह के लिए इतना आतुर हो जाए, असंभव। काकी का यह अल्हड़पन शिक्षा का अभाव ही तो कहा जाएगा। खैर, बाल विवाह का जमाना था। काकी का विवाह भी 8 साल की उम्र में हो गया। हालांकि गोना अभी काफ़ी दूर था, मगर यह बाल विवाह उनके जीवन का अभिशाप बन गया। बचपन में किया गया ब्याह जिसकी बस धुंधली सी स्मृति थी काकी को। जब उनसे उनके पति के बारे में पूछते तो चेहरे पर वही लाज लिए वे कहती, बिटिया हम तो उनको जानत भी नहीं कब वो देख रहे। ऊ दिन तो घूंघट में रहे, फिर ऊ कभी ना आए घर। फिर भी बहुत खुश थे हम कि अबे हम भी माई और काकी के संग मुंह पे तेल चुपुड़, बड़ी सी बिंदिया और सिंदूर लगा इठला के यहाँ तिहाँ घूमेंगे। काकी सीधी सादी भोली अपनी खुशी में मस्त थी। उधर काकी के पति शहर में इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ रहे थे। भविष्य के किसी सपने या फिर दाम्पत्य जीवन से अनजान थी काकी। यूँ साल पर साल बीत रहे थे। काकी से ज़्यादा उनके घर के लोगों को उस दिन का इंतजार था जब गोना होकर उनकी बिटिया अपने घर जाती। मगर अफसोस यह इंतजार ही रह गया। काकी के ससुराल से खबर आई कि शहर में पढ़े उनके पति को गांव की अनपढ़ और बेसलीकेदार पत्नी पसंद नहीं। उसने पढ़ी लिखी शहरी लड़की से शादी कर ली है। चाहे तो वे भी अपनी बेटी का दूसरा ब्याह कर ले, चाहे तो खाना खर्चा ले ले। परिवार पर तो मानो आसमान टूट पड़ा। बैठे बिठाए बिटिया पर लांछन लग गया। फेरों की दोषी बन गई बेटी उनकी। तिस पर स्वाभिमानी बाप की बेटी के लिए खाना खर्चा लेना मंजूर ना था। मगर काकी, जिन्होंने पति का संसर्ग कभी जाना ही ना था, बिछुड़ने का दुख समझ ना पाई। जिंदगी की इतनी बड़ी
घटना घट गई, मगर वे बेखबर वही माथे की बिंदिया और सिंदूर की चटक में खोई रही। तब उन्हें समझ ही ना आया कि क्यों घर में इतना कोहराम मचा है, क्यों माता पिता इतने दुखी हैं। उल्टे रोती हुई माँ को समझाती, अम्मा का फर्क पड़ी है, वहाँ रहे कि यहाँ रहे, काहे बापू इतना दुख मनावे हैं। किंतु काकी केवल मांग में सिंदूर भरना, बड़ी सी बिंदिया लगाना, यही तो सुहागन होना नहीं। एक पति का भी कोई फर्ज होता है कि अपनी पत्नी को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक सुख और सम्मान दे। आपने उनसे कभी शिकायत क्यों नहीं की काकी? हम का शिकायत करते बिटिया, हम हूँ कभी बापू के सामने ना बतियाए तो वो पराए मर्द के सामने कैसन कुछ कह देते, और फिर जो भाग में लिखा कर लाए थे वो तो भोग वह पड़ी ना। काकी, क्या सचमुच आपको कभी उनसे कोई शिकायत नहीं? नहीं बिटिया, हम तो सदा यही मांगत रहे भगवान से, वे जहाँ रहे सुख पावे। धन्य है भारतीय नारी, शायद धरती सा धैर्य इसी को कहते हैं, और अपने इसी गुणों के कारण ही देवता की दृष्टि में वंदनीय है नारी। पुरुष प्रधान समाज की एक और पीड़िता काकी, मैके की यह बेटी मैके की ही होकर रह गई। जब 7 फेरे लेने वाला ही अपने वादे से मुकर गया तो ससुराल वाले भला क्यों उन्हें अपनाते। ससुराल की देहली चढ़ने का सौभाग्य ही ना मिला काकी को। सबने काकी के साथ हुए इस हादसे को अपने हिसाब से देखा। किसी ने वर पक्ष को कोसा तो कई ऐसे भी लोग थे जिन्होंने काकी को ही भाग्यहीना नाम दिया। बदनसीब है दुल्ली जो ससुराल की ड्योरी भी नसीब न हुई। अब सारी उम्र यूं ही सुहागन होकर भी बेवा बनकर उसी के नाम की माला जपती रहेगी। मगर उनका दूसरा विवाह करने की क्यों कर किसी के मन में नहीं आई। यह बात मेरी समझ से परे थी। उनके परिवार से हमारे पुराने संबंध थे, अतः काकी अपना समय बिताने माँ के पास आ जाती और यूं धीरे धीरे वह हमारे परिवार का अभिन्न अंग बन गई। यहीं रहती है, खाना पीना सब हमारे साथ। बस रात को सोने के लिए घर चली जाती और सुबह जल्दी ही आ जाती। हमसे मंजो मिल गया था उनका। दिव्या रास्ते में बताते जा रही थी कि बुआ जब तक दीनू बाबा और उर्मी दादी रहे तब तक वे उनकी देखभाल करते रहे। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, मगर साल भर हुआ दीनू बाबा और दादी अब नहीं रहे। तब से काकी के भाई भतीजों का व्यवहार उनके प्रति रूखा हो गया। वे उनकी उपेक्षा करने लगे, जिससे भीतर ही भीतर टूट कर रह गई काकी। अब उन्हें जिंदगी की कमी का एहसास होने लगा। हमेशा हंसती मुस्कुराती काकी मानो हंसना ही भूल गई। यही खामोशी अंदर ही अंदर उन्हें तोड़ गई। रोग लगा बैठी, मन को न खाने का होश न सोने का। दरअसल उन्हें डर बैठ गया है कि ससुराल की दहलीज छूटने पर मैके में शरण मिली, किंतु अब अगर यह ठिकाना छिन गया तो कहाँ ठोर मिलेगा। पति का घर ही एक औरत का स्थायी ठिकाना होता है। बचपन से माँ से सुना था, बदकिस्मती से वह भी नसीब नहीं हुआ। फिर इसी घर को अपना स्थायी ठिकाना मान बैठी। क्या पता था कि इस अवस्था में यह भी एक प्लेटफॉर्म साबित होगा। अब कहाँ ठिकाना खोजें। बस इसी चिंता में घुलती रही। दुनिया क्या कहेगी। करम जली, कहीं ठिकाना ना पा सकी। न ससुराल ने अपनाया न मैके ने। कैसा फूटा भाग लेकर जन्मी कि कोई अपना ना सका। जिसे पढ़ना उसका तो चेहरा भी याद नहीं। बदकिस्मती का लांछन लेके इस दुनिया से जाना उनके लिए बड़ा त्रासद है। आखिरी इच्छा यही थी कि जिसके नाम का सिंदूर उम्र भर मांग में सजाए रही, जाते जाते उसे एक बार देख लेती। उसके हाथों
अगर चुटकी भर सिंदूर सजाती, सो सारी उम्र का दुख भूलकर चैन से मर पाती। भले ही जिसने सारी उम्र इस देह को तिल तिल कर जलाया हो, किंतु इस मृत देह को तो मुक्ति उसी के हाथों दी अग्नि से होगी। सारा जीवन दुनिया के सामने सिर नीचा किए जीती रही, कम से कम अब तो दुनिया को बता सके कि मैं करमजली नहीं और जीते जी यह दहलीज नहीं छोड़ना चाहती है। वो बस इसी फिक्र में उनका यह हाल हुआ है कि आज वे आखिरी सांस गिन रही हैं। तो क्या उनके पति को खबर की है? हाँ, फोन तो किया है, देखिए क्या होता है। भगवान करे कुछ गैरत जाग जाए उसकी। यूं तो उस शख्स के प्रति तनिक भी अपनत्व का भाव न था, मगर काकी के सुख की खातिर यह दुआ मांग रही थी भगवान से कि जाते जाते कुछ तो सुख उनकी झोली में डाल दे भगवान, वरना तेरे न्याय के तराजू का अपमान होगा। हम काकी के घर के सामने थे, बाहर गांव के लोग जमा थे। भारी कदमों से अंदर पहुंची तो देखा काकी बिस्तर पर निष्प्राण पड़ी थी। खाना पीना तो उन्होंने कभी का छोड़ रखा था। सदा खिलखिलाती रहने वाली काकी ने गहरी उदासी ओढ़ रखी थी। वही भाई भतीजे जिनकी वजह से आज उनका यह हाल हुआ, उनके मुंह में गंगा जल और तुलसी पत्र डाल रहे थे। काकी मूक आंखों से अपनी जिंदगी का यह तमाशा देख रही थी। मैंने होले से आवाज दी, काकी मैं आपकी सोना। धीरे से आंखों की पुतलियां मेरी ओर घूमी, फिर 2 बूंद आंसू की आंखों के किनारे तर करते हुए गालों में लुढ़क गई। बस कुछ ही पल की मेहमान है ये जिंदगी और फिर खेल खत्म। उनकी पीड़ा देखी नहीं जा रही थी। ना जाने कहाँ प्राण अटके थे जो उन्हें मुक्त नहीं होने दे रहे थे। बाहर खड़े गांव के लोगों के बीच खुसर पुसर हो रही थी। कम से कम अबई आ जाते जमाई, आखिरी बेर ही खबर ले लेते। ई जन्म का कर्ज ई जन्म में उतर जातो। ऐसे तो मर के भी मुक्ति ना पाने की दुल्ली। दरअसल काकी को जो डर था कि गांव वाले उन्हें करमजली कहेंगे, मगर आज हर गांव वाले की सहानुभूति काकी के साथ थी। सभी की इच्छा थी कि जिनकी खातिर सारी उम्र तमाम कर दी, वो काकी के रहते एक बार तो आ जाते। मरते तन को कुछ तो राहत मिलती। जिस व्यक्ति के नाम पर उन्होंने पूरी उम्र न्योछावर कर दी, जाते जाते उसका मुंह तो देख लेती। रात गहराती जा रही थी। काकी के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आती जा रही थी। न जाने क्यों उस रात की काली माँ कुछ गहरी लग रही थी। पहाड़ सी वीरान रात, कांटे नहीं कट रही थी। रात की पहर बीतते न बीतते सबकी राय हुई कि काकी को बिस्तर से उतार लिया जाए। अब कुछ ही पल की मेहमान है। सो बिस्तर से उतारकर उन्हें नीचे लिटा दिया गया। मैं आदमी की लाचारी देख रही थी। कैसे औरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है इंसान। मगर शायद तकदीर को रहम आ गया काकी पर। बाहर से फुसफुसाहट सुनाई दी। काकी के मर्द आए गए। माहौल में सरगर्मी बढ़ गई। कुछ लोगों की नज़र उन्हें एक अपराधी की भांति देख रही थी। कोई कह रहा था चलो, अंतरात्मा ने झकझोरा तो। कोई काकी को इसका श्रेय दे रहा था कि ये काकी के सिंदूर की साधना है जो उन्हें यहाँ खींच लाई। वो काकी के सामने खड़े थे। काकी जो शायद इसी पल के लिए अपने प्राण संग्रह किए हुए थी। पति के आने की खबर सुन मरना सन मुख पर भी लाज की लाली छा गई। ए पलक उस मुख को निहारती रही। अपने जीवन धन को जिंदगी रहते तो ना देख सकी। मरने से पहले मानो इन स्मृतियों को कैद कर देना चाहती है, ताकि कभी भगवान के सामने मुलाकात हो तो पहचान सके। कहीं कोई शिकायत नहीं, बल्कि चेहरे पर अपूर्व तृप्ति का आभास था। उनकी भाभी कह रही थी, देख लो लाला, पूरी उम्र तुम्हारे खातिर बैठी रही। जी जो अबई
ना आते तो चैन से मर भी ना पाती। जी जी, अब तो तनिक बोलियो उनसे मन की निकर जहे। बड़ी बुढ़िया ने कहा, लारी बहुरिया तनिक सिंदूर की डिबिया दे दे, दुलारी की मांग भर दी है लाला। भाभी झट से सिंदूर के डिब्बे ले आई। ले भर दे ओ लाला। अपन पति के हाथों से मांग में सिंदूर भरते ही जैसे काकी के मुर्दा चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। मैं जानती थी यह उस गर्व की चमक है जिसे काकी ने अपनी जंग का विषय बना लिया था। उनकी निश्चल हंसी मानो कह रही हो, देख लो गांव वालों, मैं करमजली नहीं, मैं करमजली। मानो कुछ कहना चाह रही हूं काकी, मगर कुछ कहने से पहले ही काकी की गर्दन एक ओर लुढ़क गई। जिंदगी का व्यापार पूरा हो गया। जिंदगी के रंगमंच पर यह चरित्र अब अपनी भूमिका पूरी कर किसी और मंजिल को बढ़ गया। जैसे तैसे काली रात बीती, सुबह तड़के अंतिम सफर की तैयारियां होने लगी। अर्थी को नहला धुलाकर तैयार किया गया। फूल माला चंदन गुलाल सब हाजिर था। काकी की पार्थिव देह आखिर श्रृंगार कर चुकी थी। उनके माथे पर वही 1 रुपए के सिक्के के बराबर की गोल बिंदिया चमक रही थी। पति के हाथों आखिरी बार काकी की मांग में सिंदूर भराया गया। इतनी साज सज्जा के साथ ससुराल तो ना जा सकी काकी, मगर आज यह डोला पूरे मान सम्मान से अपने अंतिम सफर पर था। महिलाएं सिसक रही थी। आखिर इसी पल का ही तो इंतजार किया था काकी ने। अब वे गर्व से गर्दन उठाकर जा सकेंगी। कोई उन्हें अभागन कर्मचली या भाग्यहीना नहीं कहेगा। जिंदगी के आखिरी सफर में ही सही, जीत तो उनके हिस्से ही आई। यह खुशी और उत्साह का भाव उनके मृत चेहरे पर मेरी भावना भरी आंखें स्पष्ट देख रही थी। अर्थी उठी, अपने पति के कांधे पर सवार काकी महायात्रा पर चल पड़ी। लोग राम नाम की दुहाई दे रहे थे। महिलाएं ये सोचकर कि भागो वाली थी काकी जो सुहागन मरी, उनके मांग से सिंदूर लेकर अपनी अपनी मांग भर रही थी। और मैं सोच रही थी, क्या यही है सिंदूर का सुख? तो दोस्तों, ये थी लता अग्रवाल जी की कहानी सिंदूर का सुख। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।